Hello dear student, in this video I am going to teach you a research aptitude. This is very important for paper 1 UGC नेट. ओके, तो देखिए इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा. मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करूँगा. ओके, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है बनते हैं आपके जो है UGC नेट एग्ज़ाम के लिए. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव अप्रोच क्या होता है. तो बिलीव दैट पॉजिटिव अप्रोच क्या बिलीव करती है. बिलीव दैट द सोशियोलॉजी शुड यूज सेम मेथड्स एंड अप्रोच टू स्टडी द सोशल वर्ल्ड दैट द नेचुरल साइंस सच एज द बायोलॉजी एंड फिजिक्स यूज टू इन्वेस्टिगेट द फिजिकल वर्ल्ड. तो यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है जो पॉजिटिव हमारी अप्रोच है, तो ये पूरी तरह से साइंटिफिक अप्रोच है. यहाँ पे जिस तरह से आप साइंस के फिनोमेनन को स्टडी करते हैं, साइंस में इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसी तरह की इन्वेस्टिगेशन आपको सोशल साइंसेस जैसे सोशियोलॉजी में भी करनी पड़ेगी. ओके, तो यहाँ पे ये मोस्टली जो है आपके फैक्ट और आपकी जो है इन्वेस्टिगेशन पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है. तो इसके बाद जो है पोस्ट पॉजिटिव जो थ्योरी आई थी उसमें थोड़ा अलग बताया गया है. तो उसको क्या कहते हैं हम, ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच आ गया. ये पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच आ गया. इस अप्रोच में काफ़ी डिफरेंट बताया गया है कि हमारी जो है रिसर्च किसी भी तरह की हो सकती है. तो इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये फैक्ट बेस्ड ही हमारी स्टडी होनी चाहिए. तो उसमें बताया गया है, देखो, रिसर्च इज़ मोर ब्रॉडर देन बीइंग अ स्पेशलाइज. तो जैसे जो है पॉजिटिविस्ट अप्रोच में क्या बताया था कि स्पेशलाइज है, फैक्ट बेस्ड है, जैसे साइंस है उसी तरह से हमारी जो है रिसर्च होनी चाहिए. पर यहाँ पे बताया गया कि रिसर्च इज़ मोर ब्रॉडर देन बीइंग स्पेशलाइज. स्पेशलाइज नहीं है, काफ़ी ब्रॉडर है. एंड वी नीड नॉट टू फोकस इन जस्ट फैक्ट. हमें ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हमें सिर्फ फैक्ट में ही जो है फोकस करना है, फैक्ट से आगे भी निकलना है. ठीक है, लेस स्ट्रिक्ट फॉर्म देन द पॉजिटिविज्म. पॉजिटिविज्म से जो है लेस स्ट्रिक्ट फॉर्म में है ये. ओके, लॉजिकल पॉजिटिव, इसमें लॉजिकल का यूज होता है. ओके, इट इज़ बेसिकली क्वालिटेटिव और मिक्स रिसर्च. तो इसको हम क्या कह रहे हैं, मिक्स रिसर्च भी आप बोल सकते हैं. क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट को भी इन्होंने जो है काफ़ी स्ट्रेस दिया गया है किसमें, पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच में. तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो है काफ़ी डेवलप अप्रोच है. इसमें कोई भी आपको रिसर्च करनी है तो इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स का यूज करके आप इसको रिसर्च को आप कंडक्ट कर सकते हैं. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है. और जो है पीछे जो पॉजिटिविस्ट अप्रोच थी वो फ्लेक्सिबल नहीं है. आगे डिस्कस करते हैं. अब देखिए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है. तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की अगर हम बात करें तो क्या है, डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ अफेयर एज इट प्रिवेल एट टाइम ऑफ स्टडी. जो ये किसी चीज़ का जो डिस्क्रिप्शन हमें बताती है, फिर डिस्क्रिप्शन को डिफरेंट वे में ये एनालाइज करती है. ओके, तो एक्यूरेटली एंड सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब द पॉपुलेशन. ये बिल्कुल एक्यूरेटली और सिस्टमेटिकली जो है पूरी पॉपुलेशन जो भी सिस्टम है उसको जो है एक्सप्लेन करती है. ओके, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. तो डिस्क्राइब, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म से ही पता चल रहा है कि डिस्क्राइब होता क्या है. ओके, तो इसके बाद आप देखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है कितने तरह की होती है. एक सर्वे होता है. आप सर्वे के थ्रू आप जो है जो भी सिचुएशन होता है उसके बारे में आप पता करते हैं, या फिर आप कोरिलेशन स्टडी कर लेते हैं. दो वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है. उसी तरह ये है काउजल कंपैरेटिव रिसर्च भी आप कर सकते हैं, जिसमें एक काउज होता है, दूसरा जो है उसमें इफ़ेक्ट होता है. तो ये काउज एंड इफ़ेक्ट होता है. तो कोरिलेशन में काउज एंड इफ़ेक्ट रिलेशन नहीं होता, रिलेशन होता है, पर इसका हमें इंफॉर्मेशन या नॉलेज नहीं होता कि कौन किसको काउज कर रहा है, कौन इसका इफ़ेक्ट आउटकम है. ओके, तो ये डिफरेंट अप्रोचेज है. इसी तरह हिस्टोरिकल रिसर्च जो है वो भी जो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ही पार्ट है. तो हिस्टोरिकल रिसर्च में क्या होता है कि आप जो है जो पास्ट में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च सिमिलर टू अ एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च. एक्स पोस्ट फैक्टो क्या होता है, जो चीज़ पहले ऑकर्ड हो चुकी है. ठीक है, कोई चीज़ पहले ऑकर्ड हो चुकी है उसके बारे में आप कोई डिस्क्राइब कर रहे हो, तो वो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च आ गई. और हिस्टोरिकल रिसर्च है वो काफ़ी पहले जो हमारे साथ या हमारे सिस्टम में सोशल एस्पेक्ट में या सोशल फ्रेमवर्क में हो चुकी है, तो उसको जो है हम फिर से डिस्क्राइब करते हैं.
एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की बात करेंगे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या है, स्कोप फॉर मैनिपुलेटिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। देखिए दो वेरिएबल है यहाँ पे, जैसे मैं ये वाई एक्स कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ओके, ये इंडिपेंडेंट आ गया और ये डिपेंडेंट आ गया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मैनिपुलेशन किसमें, ये जो x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें मैनिपुलेशन करते हैं ताकि हम पता कर पाएँ कि डिपेंडेंट वेरिएबल y में उसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, ओके। तो इसको मैनिपुलेशन इज डन ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हम मैनिपुलेशन करते हैं, उसको चेंज करते हैं, उसके कारण जो है हमें जो है वो y में हमें चेंज दिखते हैं, ओके। आगे रिफ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉज एंड इफेक्ट है, डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाइड कॉज एंड इफेक्ट। जैसे ए बी को कॉज कर रहा है, एक ए में चेंज होने से बी में चेंज हो रहा है और बी में चेंज होने से ए में हो रहा है। तो इस तरह का ये जो है एक जो है सिनेरियो बन जाता है। तो उसको रिफ्लेक्सिविटी के नाम से हम जानते हैं, ओके। अब आगे चलते हैं कि डिडक्टिव अप्रोच क्या है। डिडक्टिव अप्रोच, आप इस वर्ड से ही आपको समझ आ रहा होगा कि आप क्या करते हैं, टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। ये आपको माइंड में रखना है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि टॉप डाउन अप्रोच क्या है। तो इसको डिडक्टिव अप्रोच बोलते हैं। ये जर्नल टू स्पेसिफिक अप्रोच है। जैसे एक जर्नल में स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ऑल मैन आर मोर्टल, कि ऑल सारे इंसान मोर्टल है, और एक्स इज़ मैन तो इसलिए एक्स मोर्टल है। तो यहाँ ऊपर देखिए पहले पॉइंट में हमने एक जर्नल स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे एक जनरल स्टेटमेंट दिया है कि ऑल मैन जो है मोर्टल हैं और एक्स एक मैन है तो इसलिए एक्स भी मोर्टल है। तो हम क्या यहाँ पे टॉप डाउन या जनरल से स्पेसिफिक, एक्स एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल है, उसके बारे में हम एक जो है कोई डिडक्शन या कंक्लूजन निकाल रहे हैं, ठीक है, एक जर्नल इससे स्टेटमेंट से। इसी तरह आप आगे चलते हो तो इंडक्टेड अप्रोच बिल्कुल उल्टा है इसके, ओके। तो यहाँ पे देखिए इसको बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। पहले क्या बोल रहे थे हम, टॉप डाउन अप्रोच कह रहे थे हम, बॉटम अप, और इसमें स्पेसिफिक टू जर्नल। डिडक्टिव में क्या होता था, उसमें जो है क्या हम जो है जर्नल से स्पेसिफिक की तरफ तो जाते थे, और यहाँ स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए एक्स, देखिए मैं यहाँ पे ऐसे कर दूँ, एक्स इज़ मोर्टल है और वाई भी मोर्टल है, ऐसे कह रहा हूँ, ठीक है। और दोनों एक्स वाई मैन है, तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ऑल मैन आर मोर्टल। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे स्पेसिफिक से जर्नल की तरफ जो है हम ये कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको इंडक्शन कर रहे हैं हम इसका, ओके। अब देखिए हम वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। वेरिएबल्स कितने तरह के हो सकते हैं, तो देखिए टाइप्स ऑफ वेरिएबल की बात करेंगे तो सबसे पहले इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ गया। इट इज़ वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड बाय रिसर्चर, इसको मैनिपुलेट करता है। जैसे मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस जो है बीटा 2x, मैं ऐसे इसको लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें चेंज आप करोगे, इसमें चेंज करोगे तो y में रिफ्लेक्ट होगा, और y क्या है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, x में चेंज के कारण y में चेंज आएगा, ओके। तो इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ दूसरे पॉइंट में जो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल, ये आउटकम और रिस्पॉन्स वेरिएबल भी इसको बोलते हैं, आउटकम या रिस्पॉन्स, ओके। अब आगे बात करते हैं इंटरवेनिंग वेरिएबल्स के बारे में बात करते हैं। तो यह मीडिएटर वेरिएबल होता है, एस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे y और x के बीच में कोई रिलेशन है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ z लिख देता हूँ। तो y और x में रिलेशन है पर वो z के थ्रू जा रहा है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हो रहा है, स्मोकिंग से लंग कैंसर होता है, पर पहले स्मोकिंग करोगे उसमें टिश्यू डैमेज हो जाएंगे, फिर लंग कैंसर होगा। तो देखिए ये यहाँ दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर रहा है, दो वेरिएबल के बीच में, तो इसको इंटरवेनिंग वेरिएबल बोलते हैं, ओके। अब आगे बात करते हैं हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल। दीज वेरिएबल माइट अफेक्ट द आउटकम डायरेक्टली और मे अफेक्ट थ्रू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए ये कुछ ऐसा वेरिएबल्स होता है जो क्या करते हैं कि या फिर वो y को जो है डायरेक्टली इफ़ेक्ट करेगा, या फिर x को इफ़ेक्ट करेगा, फिर y को करेगा, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ वेरिएबल्स होते हैं। तो व्हेन एक्सट्रेनियस वेरिएबल इज़ रियल रीजन फॉर आउटकम, इट इज़ कॉल्ड द कन्फाउंडिंग, ठीक है। ये याद रखना है आपको, कई कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है कि जब हमारा ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x काम नहीं कर पा रहा है, जो भी चेंज आ रहा है वो दूसरा एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल है,
इसके कारण ही वाई में पूरा चेंज आ रहा है, तो हम इसको कन्फाउंडिंग वेरिएबल के नाम से जानते हैं। ओके, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि कन्फाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि एक और हमारे पास पॉइंट आ रहा है यहाँ पे कि ये डाइकोटोमस वेरिएबल। डाइको मतलब डाइकोटो इम्प्लाइज टू, तो यहाँ पे टू कैटेगरी, जैसे मेल फीमेल की हम बात कर रहे हैं, तो ये वेरिएबल दो ही फॉर्म ले सकता है, या फिर मेल होगा या फीमेल होगा, तो इसको डाइकोटोमस वेरिएबल बोलते हैं। आ गया पॉलीटोमस मतलब मोर देन टू कैटेगरी जो होती है उसको हम पॉलीटोमस वेरिएबल होता है। जैसे हम किसी वेरिएबल को ऐसा 3 फॉर्म में डिवाइड कर देते हैं, विलो एवरेज है या एवोव एवरेज है, तो इस केस में क्या होगा, ये पॉलीटोमस वेरिएबल हो गया। ऊपर डाइकोटोमस मीन सिंप्लाइज टू वेरिएबल्स। ओके, मतलब टू कैटेगरीज, टू आएंगी इसमें। आगे मेजरिंग वेरिएबल, और वेरिएबल को हम कैसे मेज़र करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो देखिए सबसे पहले नॉमिनल स्केल होता है हमारे पास किसी भी वेरिएबल को मेज़र करने में। तो देखिए यहाँ पे क्लासिफाइड इनटू 2 और मोर कैटेगरी डू नॉट हैव न्यूमेरिकल वैल्यू। तो देखिए इसमें जैसे हमने अभी बात की थी कि विलो एवरेज है, अबोव एवरेज, तो वो उसमें क्या है, हम कोई भी वैल्यू असाइन नहीं कर रहे। तो नॉमिनल जहाँ पे भी नाम आएगा तो ध्यान रखना कि यहाँ हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन नहीं करते हैं। ओके, तो इसमें 2 या 3 इसकी कैटेगरी हो सकती है। इसलिए ऑर्डिनल का मतलब होता है कि ऑर्डर करना में नेम होंगे और इनको ऑर्डर रैंकिंग करेंगे हम। जैसे रैंकिंग ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट कर दिया कि ये फर्स्ट रैंक आया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम सिंपली रैंकिंग कर रहे हैं, पर यहाँ पे भी हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हम नाम दे रहे हैं और रैंकिंग भी दे रहे हैं, एक ऑर्डर फॉर्मेट में हमने अरेंज कर दिया, तो इसको ऑर्डिनल कह रहे हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनल आ गया। आगे इंटरवल की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमने नाम भी दे दिया, ऑर्डर भी दे दिया, और दोनों के बीच में एक इंटरवल भी दे दिया। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कि 60 डिग्री सेल्सियस इज़ कोल्डर देन 65, तो यहाँ पे देखिए हमने एक जो है इंटरवल भी इनके बीच में बना दिया, तो यहाँ पे ये इंटरवल स्केल आ गया। और सबसे इम्पोर्टेंट रेशो स्केल आता है, तो ये क्वांटिटेटिव्स होता है। और जितने भी ये वेरिएबल ऊपर हमने डिस्कस किए, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन इनमें इंक्लूड हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में इसको एक्सप्रेस किया जाता है। जितने भी हम जो डाटा हमारे पास होता है वो सारे रेशो स्केल में होते हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि एटीट्यूडनल जो है एटीट्यूड्स होता है उसको कैसे मेज़र किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिकर्ट स्केल है। तो लिकर्ट स्केल में क्या होता है, ऑल आइटम हैव इक्वल वेटेज, सब में इक्वल वेटेज होता है। जैसे आप किसी टीचर का जो है वो उसको असेस कर रहे हैं, तो आप उसको नॉलेज के बेस पे करेंगे। ठीक है, फिर उसकी कम्युनिकेशन स्किल पे करेंगे, उनका बिहेवियर कैसा है उसके बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सब जितने भी ये 3 पैरामीटर मैंने यूज किए, इन तीनों पैरामीटर को मैंने इक्वल वेट दिया यहाँ पे। तो ये लिकर्ट स्केल है। हम किसी चीज़ का हम जो यहाँ पे एटीट्यूड को हम यहाँ पे मेज़र कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे कोई क्वांटिटी के टर्म में नहीं कर रहे हैं। और आगे क्या है, आगे है थर्स्टोन स्केल जो है, ये थर्स्टोन स्केल, इसमें क्या है कि इसमें हम वेटेज जो डिफरेंट स्टेटमेंट है उनको पर्टिकुलर वेटेज दे सकते हैं कि किस स्टेटमेंट को हमें जो है ज़्यादा वेटेज देना है। तो ये एटीट्यूड को मेज़र करने के हमारे पास मेथड्स है। ओके, अब आगे हाइपोथेसिस की बात करते हैं हम कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए रिसर्च में क्या होता है कि हम सबसे पहले कोई भी रिसर्च करते हैं तो एक हाइपोथेसिस हम बना लेते हैं कि हमारी ये हाइपोथेसिस है कि पर्टिकुलर कोई चीज़ इफेक्टिव है या नहीं है। तो हाइपोथेसिस जनरली 2 तरह की होती है, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ओके, तो क्या हो गया, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का नल से पता ही है आपको कि ये इनइफेक्टिव है। ठीक है, तो हमने ऐसे मेज़रमेंट कर लिया कि इनइफेक्टिव है। जैसे मैं यहाँ पे एक रिलेशनशिप ये y इक्वल टू β1 प्लस β2x लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें टेस्ट करना है कि x का इम्पैक्ट y पे हो रहा है नहीं हो रहा है। तो हम β2 है, हम इसको 0 एज्यूम कर लेते हैं कि ये इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, तो इसको क्या कह रहे हैं हम, नल हाइपोथेसिस। नल मतलब इनइफेक्टिव, कोई इफेक्टिव नहीं है। ओके, टेस्ट वेदर द वैल्यू स्टेटेड इन नल हाइपोथेसिस इज लाइकली टू बी ट्रू या नहीं, तो हम इसको ऐसे टेस्ट करते हैं। तो ऑल्टरनेट उसका उल्टा हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने एज्यूम किया कि β2 की वैल्यू 0 है, β2 बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। तो ऑल्टरनेटिव हो जाएगा कि β2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो उसको हम ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं। ओके, कि हम कुछ एजम्पशन लेते हैं
ठीक है। नल हाइपोथेसिस में हमने एजम्पशन ले ली, बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, ऑल्टरनेट में इफेक्टिव है। तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अब हमें देखते हैं कि हम स्टडी जो करते हैं दो तरह की होती है जनरली, रिसर्च जो करते हैं यहाँ पे किस तरह का डाटा हम यूज करते हैं। तो एक क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल होती है। क्रॉस सेक्शनल में हो गया कि हम जो है अभी 2025 में हम इंडिया यूएसए एंड चाइना का जो है हम जीडीपी जो है, इन तीनों का हम जीडीपी को क्या कर रहे हैं, हम इनको कंपैरिजन कर रहे हैं। जब इनको कंपेयर कर रहे हैं तो इट मीन्स हम जो हमारा जो टाइमिंग है, ठीक है, टाइम पीरियड सेम है और अलग अलग एंटिटीज़ है, तो इसको क्रॉस सेक्शनल कह रहे हैं। टाइम सेम है, सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। पर लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, हम इंडिया की ही बात कर रहे हैं, पर हम 2009 से 2025 के बीच का जीडीपी देख रहे हैं, किस तरह से एवरी ईयर चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए कि एंटिटी सेम है, पर यहाँ पे जो है टाइम पॉइंट जो है, टाइम जो है वो चेंज होता रह रहा है, तो इसको हम लॉन्गिट्यूडनल कह रहे हैं। ऊपर का क्रॉस सेक्शनल मतलब सेम डिफरेंट एंटिटीज़ है पर टाइम सेम है, और नीचे सेम एंटिटी है पर टाइम डिफरेंट है। ओके, तो ऐसे आप इनको याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि ये टाइप्स ऑफ डाटा कौन है। प्राइमरी डाटा होता है, प्राइमरी जो होता है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है। आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, तो आपके पास ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आती है। सेकेंडरी डाटा होता है ऑलरेडी किसी इंस्टीट्यूशन ने, जैसे वर्ल्ड बैंक ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और दूसरी मिनिस्ट्रीज है, उन्होंने ऑलरेडी पहले से डाटा इकट्ठा किया, अब उस डाटा का यूज कर रहे हैं, तो सेकेंडरी डाटा हो गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कि हमारा जो है सैम्पलिंग टेक्निक्स कौन कौन सी होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो सैम्पलिंग टेक्निक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैंपल भी तीन तरह की होती है। सिंपल रैंडम सैंपल की, इसमें हम क्या करते हैं कि किसी को, सभी जितने भी आइटम है उनमें सबकी प्रोबेबिलिटी हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, रेंडमली सिलेक्ट करते हैं। आगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपल है, इसमें क्या करते हैं हम डिफरेंट ग्रुप में हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इसमें से फिर हम जो है ए ग्रुप से भी उठाते हैं और बी से भी रेंडमली कुछ जो है डाटा सैंपल्स उठाते हैं, तो इसको स्ट्रेटिफाइड कह रहे हैं। ओके, आगे क्लस्टर आ गए, तो हम जो है पूरी इकोनॉमी में किसी ऐसे कई क्लस्टरों में कर लेते हैं, तो हम में से इनमें से कुछ क्लस्टर को हमें सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इसमें जो है एक क्लस्टर में फिर हम सभी आइटम को सिलेक्ट करेंगे, तो ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड में और क्लस्टर में। ओके, ये तो हो गया हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैंपल। प्रोबेबिलिटी मीन्स में इसमें जितनी भी आइटम होती है सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है सिलेक्शन की। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स में क्या होता है कि कन्वीनियंस, आप अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप जो है डाटा जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। जजमेंट, आप अपनी जजमेंट के अकॉर्डिंगली। ओके, और आगे जजमेंट या अपने पर्पज़ के अकॉर्डिंगली आप जो है डाटा सिलेक्ट कर सकते हैं। और कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर कोटा डिफाइन कर देते हैं। जैसे आपको आपने मेल फीमेल कर दिया, ठीक है, आपने मेल फीमेल कर दिया, दो ग्रुप में डिवाइड कर लिया, फिर आपने 10 सैंपल मेल से उठा लिए, 10 फीमेल से उठा लिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, तो इसको कोटा सैम्पलिंग बोलते हैं। एक्सीडेंटल जो है, इसमें आप जो है किसी को भी जो अननोन है आप उससे आप डाटा इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, आप किसी एक इंडिविजुअल को सिलेक्ट करते हैं, फर्दर फिर वही इंडिविजुअल जो है आगे आपके रिसर्च को गाइड करता है। ठीक है, तो उसको स्नोबॉल सैम्पलिंग बोलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के कौन से पार्ट है, नॉन प्रोबेबिलिटी के कौन है, तो आप इनको अच्छे से रिमाइंड कर सकते हैं यहाँ पे। आगे देखिए, अब एरर आ जाते हैं हमारे हाइपोथेसिस टेस्टिंग में। तो एरर एक टाइप 1 एरर होता है कि आपकी हाइपोथेसिस बिल्कुल ट्रू है पर आपका टेस्ट उसको रिजेक्ट कर देता है, तो इसको टाइप 1 एरर बोलते हैं। और इसी का उल्टा क्या हो गया, हाइपोथेसिस आपकी फॉल्स है पर आपका टेस्ट इसको एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो इसको टाइप 2 एरर, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे। ओके, तो आगे चलते हैं, हम स्क्यूनेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, स्क्यूनेस पॉजिटिवली स्क्यू भी हो सकता है, नेगेटिवली। स्क्यूनेस जो है इसमें क्या, आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मीन, मोड और जो है मीडियन सारे इक्वल होते हैं। पर स्क्यूनेस में जो ऐसा नहीं होता है, ये क्या करता है, ये डायरेक्शन हमारी बता देता है। ये डायरेक्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह
टिल्ट कर रहा है। तो ये देखिए इस केस में क्या है, ये पॉजिटिवली स्क्यू है, जहाँ जो टेल जो जिस साइड बन रही है तो उस साइड स्क्यूनेस होती है। तो ये पॉजिटिवली स्क्यू है तो पॉजिटिवली स्क्यू हो तो आप देखोगे कि ज़्यादा कंसंट्रेशन जहाँ होता है वो आपका मोड हो गया, और मीडियन तो आपको पता ही है बीच में ही आता है, और यहाँ पे आपका जो है वो मीन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब पॉजिटिवली स्क्यूड है तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा क्या होगा, आपका मीन वैल्यू होगा, फिर आपका मीडियन होगा, ओके चल मीडियन, फिर सबसे लास्ट में आपका क्या होगा, ये मोड होगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में मोड होगा। और इसी तरह नेगेटिवली स्क्यूड है, देखो यहाँ टेल नेगेटिव की तरफ है तो इसको नेगेटिवली स्क्यूड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे बड़ा आपका मोड होगा, ओके, फिर उसके बाद आपका जो मीडियन होगा तो बीच में ही आएगा, और देन आपका मीन होगा। ओके, तो इस तरह से ये चलता है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नेगेटिवली या पॉजिटिवली स्क्यूड क्या है। ओके, तो आगे हम कर्टोसिस की बात करते हैं। देखिए कर्टोसिस क्या है, तो इसमें तो ओवरऑल स्क्यूनेस में आपको पूरे कर्व का शेप बताता था, ये सिर्फ टेल के बारे में बताता है। कर्टोसिस क्या बताता है, टेल के बारे में, टेलनेस क्या है, टेल का जो है साइज क्या है। तो यहाँ पे देख ले, स्क्यूनेस फोकस ऑन ओवरऑल शेप, डिस्ट्रीब्यूशन की सारी शेप पे फोकस करती है कौन, स्क्यूनेस। पर कर्टोसिस फोकस ऑन टेल शेप, ये इसका टेल कैसे बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या वैल्यू, हमेशा इसकी वैल्यू पॉजिटिव से होती है, और ये 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ये जा सकता है। तो ये जो है प्लेटिकर्टिक कब होता है, प्लेटिकर्टिक मीन्स जब के या कर्टोसिस की वैल्यू लेस देन 3 है। देखो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो वहाँ के की वैल्यू 3 आती है, ये हमेशा ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। कर्टोसिस की वैल्यू 3 होगी जब ये नॉर्मल होगा। अगर लेप्टोकर्टिक है, ये आ गया सबसे ऊंची बन रही है, और टेल इसकी काफ़ी जो है वाइड बन रही है, ओके, काफ़ी मोटी बन रही है, थिक बन रही है। तो यहाँ पे आप इसको क्या कहोगे, इसको कहोगे लेप्टोकर्टिक। ये हो गया आपका लेप्टोकर्टिक, और लेप्टोकर्टिक के केस में के का वैल्यू ग्रेटर देन 3 आ गया। और जो दूसरा है ये केस कौन सा बन गया, जब आपका ये मेसोकर्टिक बन गया। मेसोकर्टिक मीन आपका के का वैल्यू 3 के इक्वल है। और जो ये सबसे नीचे है ये क्या बन गया आपका, ये बन गया प्लेटिकर्टिक बन गया, और इसमें के का वैल्यू लेस देन 3 है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, काफ़ी ज़्यादा फाइनेंस में इसका जो है यूज होता है। आपको शेयर सिलेक्ट करना है, क्या करना है, तो आप इस तरह मेसोकर्टिक है, प्लेटोकर्टिक है, जो भी है तो इसके अकॉर्डिंगली आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि वो कितना ज़्यादा रिस्की है कोई। ओके, तो इसका काफ़ी ज़्यादा जो है यूज होता है फाइनेंस में या दूसरे सब्जेक्ट्स में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कर्टोसिस जो है ये हमारी जो है सिर्फ टेल के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है, और जो स्क्यूनेस है वो हमारी ओवरऑल शेप के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन हमें देती है। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ों आपको ध्यान रखनी है कि ये प्लेटिकर्टिक क्या है, लेप्टोकर्टिक क्या है, और मेसोकर्टिक क्या है। ओके, तो ये यहीं तक हमारा वीडियो था यहाँ पे। तो ये मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उनको मैंने कवर कर लिया। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।